गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 26/6/2019 यानी दोस्तों जो आपका आरआरबी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। और उस ये पेपर है दोस्तों आपका 26 जून 2019 का थर्ड शिफ्ट का आपका दोस्तों पेपर है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सारी शिफ्ट मैंने कराई हुई हैं, तो ये ना समझें कि कल मैंने जो है 2 जून की सारी शिफ्टें कराई थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब डायरेक्टली 26 मई की जो है दोस्तों 26 जून की थर्ड शिफ्ट, तो आप ये ना सोचें कि जो आपका क्वेश्चन है वो शिफ्टें कहीं से कहीं करा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या है कि जैसे जैसे मुझे शिफ्टें प्राप्त हो रही हैं, जैसे जैसे मुझे शिफ्टें मिल रही हैं और जिस प्रकार से क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं उसी प्रकार से मैं आपके लिए शिफ्टें लेकर आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो सारी शिफ्टें करा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हर शिफ्ट को आपको अच्छी तरह से देखना है, हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझना है, हर जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं उन सभी को आपको अच्छी तरह समझना है, देखना है। जितने भी फॉर्मूला आते हैं उन्हें भी आपको अच्छी तरह समझना है। तो जितनी भी शिफ्ट में डाला करूँ दोस्तों, हर शिफ्ट को आप कंप्लीट देखा करें, अच्छी तरह से देखा करें, समझा करें कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन 2 तरीकों से प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। तो किन 2 तरीकों से दोस्तों? श्रेणी और समांतर क्रम में दोनों ही तरीकों से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, संक्रमण धातुएं अक्सर डैश के कारण अनुचुंबकीय हो जाती हैं। तो किसके कारण दोस्तों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण दोस्तों जो चुंबक हैं वो जो धातुएं जो होती हैं दोस्तों, संक्रमण धातुएं, वो अनुचुंबकीय होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि पहले राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे। तो राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों सबसे पहले कनाडा में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, जीका वायरस के पहले टीके जीका वैक का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों भारत बायोटेक भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए एनटीपीसी के फॉर्म चल ही रहे हैं, तो अगर जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एनटीपीसी के जो वैकेंसियों से रिलेटेड और जो जोन हैं आपके, उन जोनों से रिलेटेड जितनी आपके डाउट हैं दोस्तों, जितनी भी आप यानी डाउट का मतलब है दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है, कैसा आपका कंपटीशन रहने वाला है, वो सारी चीज़ों के ऊपर दोस्तों मैं पीछे एक वीडियो बना चुका हूँ। और दोस्तों बता दूँ कि आज 21 तारीख है और आज दोस्तों आपके जो हैं एनटीपीसी के ही दोस्तों अंडर ग्रेजुएट यानी दोस्तों 12th पास वालों के फॉर्म में अप्लाई हो चुके हैं, तो उसके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ। और वहाँ पर मैं दोस्तों देखिए लेवल वाइज, जोन वाइज और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज के हिसाब से जो आपकी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों हर जोन से, वो सारी वैकेंसियाँ मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो वहाँ पर आप जाकर देख लेना कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं और किस जोन में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों अप्लाई तभी करना, पहले उन वीडियो को देखना किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों आपने मालदा से भर दिया, आपने पटना से भर दिया, क्योंकि दोस्तों ये 2 जोन है ना, मैंने नाम इसलिए लिए हैं कि इन्हीं दोनों जोनों में दोस्तों आप ये मान लीजिए कि वैकेंसियाँ है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों मालदा में टोटल 12 वैकेंसियाँ हैं और आपकी पटना में टोटल 217 या 18 वैकेंसियाँ हैं, तो वैकेंसियाँ है ही नहीं, ये समझो तुम। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको वहाँ पर हर जो है दोस्तों वीडियो हर उसको जोन को देखना है, समझना है, तब जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और दोस्तों अगर आप रेलवे की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं या अन्य किसी वैकेंसी की अपडेट पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और आपसे पूछा गया है, तंबाकू में मौजूद हानिकारक रसायन कौन सा है।
तो ये है दोस्तों आपका निकोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि किसी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व क्या है। तो क्या है दोस्तों, पदार्थ का घनत्व वाई यानी वटे यानी पानी का घनत्व, यानी पदार्थ के घनत्व का और पानी घनत्व का जो अनुपात होता है वही दोस्तों किसी पदार्थ के सापेक्ष घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। देखिए कान की मांसपेशियां अवशेषी अंग हैं दोस्तों, अपेंडिक्स अक्कल दाढ़ यानी बुद्धिदांत जिसे कहते हैं, लेकिन मस्तिष्क जो है दोस्तों ये अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि हैदराबाद निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों, जो शहर जो नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको भी आपको देखना है, याद करना है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा पिछली जितनी भी मैंने 5-7 शिफ्टें कराई उनमें दोस्तों हर शिफ्ट में जो शहर हैं वो पूछे गए हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पर दोस्तों हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है एलिसा निम्नलिखित में से क्या है। तो एलिसा देखिए दोस्तों ये एड्स का पता लगाने की एक जांच है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह यानी आयनों का विनिमय होता है। तो किस अभिक्रिया में दोस्तों, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि किस विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो पीएच जो है दोस्तों हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और आपसे क्या पूछा गया है इसमें कि कणों की अवस्था डैश के मामले में सर्वाधिक व्यवस्थित होती है। यानी जो कण जो होते हैं दोस्तों किसी पदार्थ के, वो सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में जो है दोस्तों स्थिर रहते हैं, यानी अपनी जगह पर ही व्यवस्थित रहते हैं। तो वो है दोस्तों ठोस अवस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम है। यानी दोस्तों विशेष पुलिस जो प्रतिष्ठान है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, सीबीआई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कार्बन डैश के रूप में वायुमंडल में मौजूद है। तो किसके रूप में दोस्तों, अवशेष में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है दोस्तों हमारा जो वायुमंडल है उसमें कार्बन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1-2 शिफ्टें और आपकी बची हैं। तो दोस्तों आप जितने भी आप भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों मैं एनटीपीसी की शिफ्टें लेकर आने वाला हूं आपके लिए दोस्तों। और एनटीपीसी वाले और आरपीएफ वालों से मेरा खासकर कहना है दोस्तों कि जितनी मैंने ये शिफ्टें कराई हैं एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन या फिर दोस्तों जेई की जितनी शिफ्टें कराई आप सभी शिफ्टों को आपको देखना है दोस्तों एक एक करके। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि आपकी 50 नंबर की जीके है 40 नंबर की जीके है तो टोटल ही जीके पूछी जाएगी आपसे। लगभग दोस्तों 10 से 15 प्रश्न आपके जो हैं साइंस से रिलेटेड अवश्य पूछे जाएंगे। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों चाहे आरपीएफ की, तो आपको इन शिफ्टों को भी देखना है। और आरपीएफ या एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले या एनटीपीसी की तैयारी करने वालों से मेरा कहना है दोस्तों जब एनटीपीसी की आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएं तो आपको चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हों या एसएससी जीडी की, आपको दोस्तों एनटीपीसी की क्लासें ज़रूर देखनी है। क्योंकि दोस्तों जो एसएससी जीडी का सिलेबस होता है और आरपीएफ का जो सिलेबस होता है वो दोस्तों एनटीपीसी के लगभग दोस्तों सेम टू सेम ही होता है। वहाँ फ़र्क इतना है दोस्तों 10 नंबर कम हो जाते हैं, यानी 10 नंबर की जीके वहाँ पर जो है दोस्तों एनटीपीसी में कम पूछी जाती है, यानी 40 नंबर की जीके पूछी जाती है। तो जीके बहुत ही अच्छी आपकी हो जाएगी अगर आप दोस्तों इन एनटीपीसी की जो शिफ्ट मैं आपके लिए कराने वाला हूँ अगर आप उन सारी शिफ्टों को कंप्लीट कर लेते हो। तो दोस्तों
आप इनमें से किसी भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो या अन्य किसी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए देने वाला हूँ। और आपको यही बता दूँ कि जब आपकी एनटीपीसी की शिफ्टें खत्म हो जाएंगी उसके बाद दोस्तों देखिए मैं आपके लिए जो साइंस से रिलेटेड जो आपकी दोस्तों एनिमल किंगडम है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, प्लांट किंगडम, ये तीनों चीज़ें मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं वो। हर चीज़ आपके लिए कंप्लीट कराई जाएगी बशर्ते आपको मेहनत अच्छी करनी है, तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी है। अगर वाकई में आप तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना और हर शिफ्ट को देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और कहाँ यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है। तो विशेषाधिकार समिति बिल्कुल होती है दोस्तों, याचिका समिति बिल्कुल होती है, व्यापार परामर्शदात्री समिति बिल्कुल होती है। यानी दोस्तों ये तीनों ही होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन हैं। तो ये हैं दोस्तों मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है यदि किसी वैज्ञानिक के नाम दो शब्द समान हैं तो उस नाम को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों टॉटोनिम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि निम्न फलों में से किस में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी केले में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है। तो किसमें दोस्तों, जिंक अमलगम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है केले का वंश विस्तार किसके द्वारा होता है। तो ये होता है दोस्तों शकर के द्वारा। शकर एक विधि है, प्रक्रिया है दोस्तों इनकी खुद की, जिसके द्वारा दोस्तों केले के जो पेड़ हैं उन्हें तैयार किया जाता है। तो शकर के द्वारा जो है दोस्तों केले का वंश विस्तार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि की हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों, देखिए नाइक्रोम आसानी से नहीं जलता है, बिल्कुल पिघलता जल्दी नहीं है, वो प्रतिरोध उच्च होता है, इसकी प्रतिरोधकता जो है उच्च होती है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी ये जल्दी नहीं कर पाता है। तो इन्हीं सब कारणों के कारण दोस्तों इसे उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले डैश तरंगें उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत करती हैं। तो कौन सी तरंगें दोस्तों, अपश्रव्य तरंगें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन होता है, और 7 जो होता है दोस्तों वो होता है आपका उदासीन विलयन। तो क्षारीय विलयन का दोस्तों 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये है दोस्तों एक लंबे जलाशय में संग्रहित पानी की स्थितिज ऊर्जा जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न जो है परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। तो यह है दोस्तों आपका केला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये है दोस्तों शिक्षा के अधिकार से, यानी दोस्तों शिक्षा के अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ओनली अगर 21 पूछे तो ये है दोस्तों जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, और आपसे पूछा गया है इसमें दोस्तों कि डैश सदिश राशि का एक उदाहरण है। सदिश जिसकी दिशा भी होती है दोस्तों, तो ये है आपका संवेग। जबकि दोस्तों लंबाई, चाल, दूरी आपकी ये अदिश राशियाँ हैं। संवेग आपका जो है दोस्तों सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। तो ये है दोस्तों आपका मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है टाइगर वुड्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड्स जो है दोस्तों ये आपका गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। देखिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा जो है अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है जब आप वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो। तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 25 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो 200 मीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग कितना समय लेगी, यानी कितना समय जो है दोस्तों जो है 200 मीटर की दूरी को तय करने में ध्वनि तरंग लेगी। तो देखिए दोस्तों, कभी भी ध्वनि का जो वेग निकाला जाता है, मैं आपके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, वो होता है दोस्तों आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को दोस्तों लैम्डा से दर्शाया जाता है। तो ये आपका होता है वेग, होता है दोस्तों चाल। तो अगर हम दोस्तों 25 यानी चाल आ जाएगी, तो 25 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो दोस्तों 100 आपका आएगा, यानी चाल आपकी क्या आएगी 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर समय पूछा है, तो दोस्तों अगर आपने मैथ की होगी तो वहाँ पर आपने समय, दूरी और चाल पढ़ा होगा। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, दूरी का जो समय का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पर अगर हम समय निकालेंगे तो दूरी बाई चाल हो जाएगा, यानी दूरी में भाग देंगे हम चाल का, तो आपका समय आ जाएगा। यानी दोस्तों 200 में भाग अगर हम दोस्तों चाल का देंगे यानी 100 का देंगे तो आपका 2 सेकंड आएगा। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपको बताना है इसमें कि शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों पूंछ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था। तो ये आया था दोस्तों आपका 1987 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के डैश में होता है। तो ये होता है दोस्तों आपके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में। और द्रव्यमान किसे कहते हैं दोस्तों, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है दोस्तों, उसे हम दोस्तों जो है द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को दोस्तों परमाणु में जो है दोस्तों ए से दर्शाया जाता है। ये आपका मान लीजिए एक्स कोई परमाणु है और जेड ये दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक होता है, और ए जो होता है ये आपका दोस्तों परमाणु द्रव्यमान होता है, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण डैश होते हैं। तो सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण जो होते हैं दोस्तों ये समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि स्कर्वी डैश की कमी के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, स्कर्वी जो रोग होता है ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि पोटेशियम सल्फेट यौगिक में उपस्थित तत्व कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर पूछा है, तो पोटेशियम भी होगा, सल्फर भी होगा और ऑक्सीजन भी, तो तीनों ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है जब धातुएं द्रव से होकर गुजरती हैं तो द्रव द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है दोस्तों घर्षण बल। और दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं कि आपने जब मैंने पिछली शिफ्ट कराई थी तो उसमें मैंने आपके लिए बताया था कि अगर कोई वायुयान वायुमंडल में उड़ रहा हो, वातावरण मतलब हवा में उड़ रहा हो, तो हवा के द्वारा उस पर कौन सा बल लगाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, उस समय भी हवा के द्वारा दोस्तों जो है घर्षण बल लगाया जाता है। तो इसका भी आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती हैं तो द्रव के द्वारा कौन सा, दोस्तों डबल टाइप हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
और हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा गया है डैश झारखंड की आधिकारिक भाषा है। तो झारखंड की आधिकारिक भाषा है दोस्तों हिंदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहार्य रेशा का एक उदाहरण है, यानी दोस्तों डिएटरी फाइबर का उदाहरण है। तो ये है दोस्तों आपका सेलुलोज, जो कि अघुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका कोई लेंस है, तो ये लेंस का केंद्र है यानी पोल है, जो कि ये दोस्तों आपका यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या जैसे हम कहते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो कि इन तीनों से होकर गुजरती है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष। तो इस रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों यही कुछ प्रश्न थे आपके जो मैंने आपके बताए 26 मई 2019 के दोस्तों थर्ड शिफ्ट के आपके प्रश्न थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।